नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। गुर्जर सीएम से जुड़े सवाल पर पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा है, पार्टी जब 21 सीटों पर सिमट गई थी तब सब वर्गों के सहयोग से बहुमत मिला। उस बहुमत पर कारगर उतर सके उसकी कोशिश है। लेकिन विजय वैष्णव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हमने वोट जो दिया था गुर्जर समाज ने और लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था। तो कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पे सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला। हम सब मिलकर काम किया। मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला। तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना। हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत है। तो वही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट सहित 35 नेता शामिल हुए, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो को लेकर बीजेपी में घबराहट है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस जन उत्साहित है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जी की आज यात्रा मध्य प्रदेश आ गई है और दिसंबर के पहले हफ्ते में यह यात्रा राजस्थान आएगी झालावाड़ के रास्ते से। अब तक जो यात्रा का जो इफेक्ट हुआ है उससे भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है और मैं समझता हूं जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी जनता के बीच में लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक मीटिंग करी है जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है, इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर जिले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने सरकार पर प्रहार किया है। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को निकालनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। गुर्जर समाज आक्रोशित है। सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। सीएम रोजगार और बेरोजगार में अंतर नहीं जानते। सांसद ने कहा है, जो परीक्षाएं ठीक से नहीं करा सकते वे क्या रोजगार देंगे। 2023 में राजस्थान में बीजेपी की जीत होगी। कमर के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो जसकौर मीणा ने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं और जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये मैं सोचती हूँ कि जो गुर्जर समाज जिस तरह से एग्रेसिव है, तो ये तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि उनके वायदे पूरे करें। और दूसरी बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर एक महापुरुष चल रहे हैं, उनको पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए, ताकि कांग्रेस को जोड़कर वो देश के अंदर विगत 75 साल में जो कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसका भी उनको जानकारी मिलती। और मैं जोड़ो यात्रा इसीलिए कह रही हूँ कि जोड़ो कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है,
अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। यदि कोई कार्यकर्ता समाज का कुछ बोलता है तो मैं सोचती हूँ कि वो समाज की उनकी अंतर्वेदना है, उस वेदना को लेकर वो बोलते हैं तो वो स्वतंत्र है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। आफताब का आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। पहले दिन आफताब से कई सवाल पूछे गए। आरोपी आफताब नार्को टेस्ट में भी सच उगलेगा। आफताब का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। मिलेगा सुराग, अब नहीं बचेगा आफताब। आफताब के झूठ का डबल टेस्ट। आफताब का फिर से सच से सामना। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 2। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफताब को एफएसएल लेकर पहुंची थी। इस दौरान आफताब बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। इस दौरान पहले प्री पॉलीग्राफी टेस्ट हुए और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुआ और फिर आफताब से कई सवाल पूछे गए। कुछ सवाल अपराध से जुड़े हुए भी थे। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से 15 से 20 सवाल पूछे गए, जिसमें कुछ सवाल अपराध से जुड़े हुए भी थे। श्रद्धा को कैसे मारा, कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए थे, क्या उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे, शरीर के टुकड़ों को कहां फेंका गया है, क्या उसने पहले से श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया था, इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 1 में आफताब से पूछे गए। दरअसल जब आप सवाल पूछते हैं तो हार्ट बीट में कोई बदलाव होता है, मांसपेशियों में किसी तरह का बदलाव देखा जाता है, पल्स रेट में कोई बदलाव देखा जाता है, सांस की गति में कोई बदलाव देखा जाता है। इसकी जानकारी पॉलीग्राफ टेस्ट में मिलती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदले तो आदमी झूठ बोल रहा है, शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है। अभी तक आफताब ने पुलिस को जो कहानी बताई है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। इस दौरान आफताब से 15 से 18 सवाल पूछे गए। पॉलीग्राफी टेस्ट राउंड 1 के बाद बारी पॉलीग्राफी टेस्ट राउंड 2 की है। श्रद्धा मर्डर केस में किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले अब दिल्ली पुलिस की टीम को पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जल्द ही आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर बिहार से है। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बीच सड़क अचानक एक तेल का टैंकर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर NH-22 को जाम कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गौरोल थाना के साथ ही प्रभारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची हुई है। हुआ है कि गाड़ी वहाँ आके खड़ी हुई है, उसके बाद में टंकी उसका फटा और 3 आदमी का मौत हुआ और कितना घायल है से नहीं देखा। किस चीज का गाड़ी था वो? पेट्रोल का गाड़ी था, टंकर। आवाज कितनी थी? बहुत भयानक आवाज हुई है। किस जगह घटना घटी है? कौन जगह पर? गोरिया कटल मारा चौक के मंडी के नजदीक।
और बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर बिलासपुर के सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में एक तेल मिल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी जिसका धुआं दूर दूर तक फैलने लगा। आग लगने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो आग लगी है शिवानी ऑयल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में लगी थी। तो इसके बाद पुलिस तुरंत मौके में पहुंची और 6 फायर ब्रिगेड इसमें लग गए थे। तो मौके में पहुंचने के बाद जो भी फैक्ट्री के लोग थे अंदर, उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया। उधर दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। राजनगर पार्ट 2 के एक घर में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक लड़के ने अपने पिता, 2 बहन और दादी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस को कल रात करीब 10:30 बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शिनाख्तगी शुरू की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस पूरी घटना पर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर बवाल हो गया। ये घटना मंगलवार के सांक्रल स्थित स्कूल की है, जहां छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तक की तैनाती करनी पड़ी। घटना को लेकर एक छात्रों का एक समूह गेट पर आया और इस बात को मांग करने लगा कि जैसे दूसरी समूह की लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी गई है, ठीक वैसे ही उन लोगों को भगवा स्कार्फ के साथ अंदर जाने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद दोनों पक्षों के लड़के और लड़कियों के बीच मारपीट होने लगी। ऐसे स्थिति को लेकर माना जा रहा है कि कहीं स्कूल के अधिकारियों को प्री बोर्ड सहित परीक्षा रद्द न करनी पड़ जाए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें बैरक के भीतर सत्येंद्र जैन को खाना परोसा जा रहा है। एक व्यक्ति लगातार उनकी सेवा में जुटा है। इससे पहले जैन के 4 वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें वो जेल में मसाज करते भी दिखा था। बीजेपी ने कहा, मीडिया के लिए एक और वीडियो सामने आया है। रेपिस्ट से मसाज के बाद अब सत्येंद्र जैन लजीज खाने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। एक अटेंडेंट उन्हें खाना परोस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे हों। केजरीवाल ने यह निश्चित कर दिया है कि हवालाबाज को जेल में सजा नहीं मिल रही। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से सत्येंद्र जैन को जेल में ट्रीट किया जा रहा है, इसे लेकर लगातार बीजेपी की ओर से वीडियो सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने कई वीडियो शेयर किए और अब एक नया वीडियो बीजेपी की ओर से शेयर किया गया है, जिसके जरिए आपको घेरने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करके कहा है कि देखिए किस तरीके से जेल में सजा नहीं, सत्येंद्र जैन मौज काट रहे हैं। कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। हम पूछना चाहते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इतने गंभीर रूप से बीमार हैं, तो क्यों उन्हें तिहाड़ जेल की बजाय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रखकर ये इलाज कराया जा रहा है? क्योंकि वहां आते ही ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे कि सत्येंद्र जैन किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की सुख सुविधाओं की कतई भी जरूरत है।
इसलिए बार बार इस तरह से किया जा रहा है। और किस प्रकार से एक जो अपराधी जेल के अंदर है और वो मसाज करा रहा है और उसको वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो पोक्सो एक्ट में अक्यूज्ड है, तो अब उससे कैसे ये शिक्षा ले रहे हैं, अंदर किस प्रकार का इलाज करवा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। पिछले करीब 100 दिन से मस्जिद, रेसिडेंसी और मदरसों के संरक्षण के लिए जारी आंदोलन मामले का विवाद सचिन पायलट तक जा पहुंचा है। इस शुक्रवार को इस बार 100 दिन पूरे होने वाले हैं। पिछले 14 सप्ताह से पूरी सीसी स्कीम की मस्जिद, रेसिडेंसी के आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोग हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मामले में विरोध कर रहे हैं। इस बात की जानकारी सचिन पायलट को दी गई तो मामले में सचिन पायलट ने कहा कि महिलाएं और बुजुर्ग पिछले 100 दिन से किसी बात के लिए अगर विरोध कर रहे हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए। और खबर दौसा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसकी तस्वीरें बीती रात को देखने को मिली, जब जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक चोर आधे घंटे तक चोरी की वारदात करने की कोशिश करता रहा। चोर के ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक चोरी ज्वेलरी की दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चोरी की कोशिश यहां पर की जा रही है। करीब आधे घंटे तक लगातार वो शटर तोड़ने के प्रयास में लगा है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। करीब आधे घंटे बाद जब चोर को आसपास किसी व्यक्ति के आने की आहट सुनाई दी तो आरोपी मौके से फरार हो गया। मानगंज कटले के पहले पड़ती है ये, उसमें रात को 1-2 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति जिसने शटर को तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहा वो, और कोई जाग होने की वजह से या कोई पुलिस की गश्त की वजह से वो भाग गया। और अब क्या सफलता नहीं मिल पाई उसको और दुकान के शटर तोड़ने में नाकाम रहा। वहीं आईटी की रेड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर में आयकर विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। तो एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। रियल एस्टेट और फाइनेंस के कारोबार से ये दोनों जुड़े हुए हैं। उदयपुर में 35 ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। मुंबई में भी 2 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड डाली है। तो आईटी की ओर से रियल एस्टेट और फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हुए 2 बड़े ग्रुपों पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अल सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स की टीम ने दोनों के लगभग 35 ठिकानों पर, जो कि उदयपुर में स्थित है, और 2 ठिकाने जो कि मुंबई में बताए जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर एक साथ दबिश दी। हम इस समय सेक्टर 4 इलाके में स्थित एक्मे ग्रुप, जो कि इन 2 रियल एस्टेट और फाइनेंस ग्रुप्स में एक ग्रुप है, उसके एक डायरेक्टर निर्मल के घर के यहाँ मौजूद है। सेक्टर 4 इलाके में पॉश कॉलोनी में इनका घर है। और आप देखिए इसी जगह पर इस समय इनकम टैक्स की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर इनके घर के यहाँ पर इस समय मौजूद है। कुल 35 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इन 35 ठिकानों में सवीना इलाके में स्थित एक्मे ग्रुप का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी पुलिस, जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है। सभी जो ठिकाने हैं उन पर एक साथ आज सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम को ये कुछ ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ये अंदेशा हुआ था कि ये जो 2 ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों पर बड़ी इनकम टैक्स चोरी की संभावना है। तो इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टीमें बनाई गई और कुल 37 टीमों का गठन करते हुए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चल सकती है। माना जा रहा है कि एक बड़ी इनकम टैक्स चोरी का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। हालांकि जब ये कार्रवाई पूरी होगी तब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इन 2 ग्रुपों में एक ग्रुप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जो एक्मे ग्रुप है वहाँ पर भी रियल एस्टेट और फाइनेंस के बड़े कारोबार इनके हैं। कई तरह के कारोबार एक्मे ग्रुप के भी सामने आए। तो ये उनका निवास स्थान था जहां पर जो कार्रवाई है वो इस समय लगातार जारी है और इंतजार किया जा रहा है इस कार्रवाई के खत्म होने का, जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि कितना बड़ा खुलासा इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर कर पाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।
रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त जयपुर के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। मुझे लगता है राजस्थान की जनता इन 4 वर्षों में सोचकर दुखी होती होगी कि क्या सोचकर वोट दिया था। 2 बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई तो मान सकते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार और यही नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, दलित हो, वंचित हो, महिला हो, रोज नई ना कोई ऐसी देश भर के लिए कहानी, ऐसी घटना यहां से राजस्थान से मिलती है। तो आप कल्पना कीजिए राजस्थान की क्या छवि बना दी। और खबर श्रीनगर से है, जहां पर पारा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। श्रीनगर में मौसम का यह पहला सब जीरो टेम्परेचर है। बीती रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। में आज सुबह से लोग सख्त सर्दी महसूस कर रहे हैं। पिछली रात यानी गुज़श्ता रात दर्जा हरारत -0.8 डिग्री यानी -0.8 डिग्री सेल्सियस चला गया है। ये इस मौसम का सबसे कम दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। हालांकि पहलगाम में दर्जा हरारत सबसे कम रहा, -4.5 जो दर्जा हरारत है वो वहां दर्ज किया गया, लेकिन श्रीनगर में अभी इस मौसम में इतना दर्जा हरारत कम नहीं हुआ था। 2 दिन पहले अगर बात करें तो 21 तारीख को दर्जा हरारत कम से कम जो दर्जा हरारत है मिनिमम टेम्परेचर वो 3.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम की बात करें तो मतला साफ है, अबरालूद नहीं है, आफ्ताब पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन सर्दी लोग खूब महसूस कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।